हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में कई महीनों की अंतरिम सरकार के रूल के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब फिर से वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। इससे भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिलेशन बिगड़ रहे थे उसमें क्या सुधार आएगा या नहीं आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जो सिनेरियो बना हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा तारिक रहमान के बारे में अब तक इतनी चर्चा हो चुकी है कि तारिक रहमान के बारे में इतना तो हम सभी को मालूम है कि उनकी जो माता थी, जिनका निधन पिछली साल 2025 में हुआ है, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी और उनके जो फादर थे वो बांग्लादेश में राष्ट्रपति रह चुके थे। यानी कि इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो इनकी फैमिली में इनके माता पिता दोनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पद पर बने हुए थे। इनका जो जन्म है वो 20 नवंबर 1965 को हुआ था पूर्वी पाकिस्तान में। बचपन में पीनू नाम से इनको जाना जाता था। पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई में 6 साल की उम्र में ये जेल गए थे। पैतृक घर इनका बोगरा जिले में है। पिता जिया-उर रहमान थे जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके थे। माता का नाम था खालिदा जिया। इनका एक छोटा भाई भी है। 3 फरवरी 1994 को नेवी चीफ ऑफ स्टाफ और सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद में 30 मई 1981 को पिता की हत्या हुई। तब तारिक सिर्फ 16 वर्ष के थे। ठीक है, और अब बात करती हूँ मैं इनकी पार्टी की, तो इनकी पार्टी का नाम है बीएनपी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा 2024 में बांग्लादेश में अचानक से बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग छात्र आंदोलन के तौर पर देखते हैं। और बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन होने के बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि शेख हसीना जो उस समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई थी, जो सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई थी, जिनके ऊपर डिक्टेटरशिप तक के आरोप लगने लगे थे। यह भी माना जा रहा था कि शेख हसीना का इतने सालों का जो कार्यकाल है, इस बीच जितने भी चुनाव हुए वो चुनाव फेयर इलेक्शन के तौर पर नहीं देखे गए। यानी कि शेख हसीना के जितने भी साल तक रूल देखे गए उनमें जब चुनाव करवाया जा रहा था, जैसे भारत में चुनाव होता है वैसे ही बांग्लादेश में भी होता है, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोप बार बार लग रहे थे। साथ ही साथ करप्शन बढ़ता जा रहा था, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। इन सभी चीज़ों से तंग आकर वहाँ के छात्रों ने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। आम जनता ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि शेख हसीना को वहाँ से निकल जाना पड़ा। उसके बाद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी फिलहाल जो बीएनपी पार्टी है, फाइनली चुनाव होने के बाद ये बीएनपी पार्टी 299 सीटों में से 200 सीटें जीतकर आई है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकल गई, प्रधानमंत्री पद छोड़ दी, सरकार गिर गई, तो लोगों को ये लगा था कि मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अभी कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद डिक्टेटरशिप ही देखने को मिलेगा या तो फिर आर्मी का रूल देखने को मिलेगा। सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर कभी आएगी, लेकिन 18 महीनों के बाद में हम देख रहे हैं कि पहला ऐतिहासिक चुनाव यहाँ पर हो गया है और बहुत ही सक्सेसफुल चुनाव रहा, जिसके बाद बीएनपी पार्टी जो सालों पहले एक बार रूल कर रही थी, बीएनपी पार्टी से ही थी खालिदा जिया जो कि तारिक रहमान की माता थी, जिनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने जब रूल करा था तब बीएनपी पार्टी ने लास्ट टाइम रूल करा था। उसके बाद में हमने देखा ही नहीं बीएनपी पार्टी के रूल के बारे में। और फाइनली यहाँ पर अब बीएनपी पार्टी ने एक बहुत बड़े स्तर पर जीत हासिल करी है। 299 में से 210 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि तानाशाही के खिलाफ एक जनमत संग्रह था। मतलब कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक रेफरेंडम की तरह ये देखा जा रहा था। शेख हसीना के रूल को एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरह माना जा रहा था। अब क्या सिर्फ बीएनपी पार्टी ही इतनी बड़ी पार्टी उभर कर आई है या फिर कोई और पार्टी भी थी? और आवामी लीग का क्या हुआ? आवामी लीग की अगर बात करें तो ये शेख हसीना की पार्टी है। ठीक है, आवामी लीग को चुनाव से काफ़ी दूर देखा गया, मतलब चुनाव में आवामी पार्टी का कोई भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 229 सीट्स पर चुनाव हुए, जिनमें से ज़्यादातर जो सीटें हैं वो बीएनपी ले गई। लेकिन एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाली है, जमाते इस्लामी पार्टी ने भी 68 सीटें जीती है और 68 सीट्स जीतने के साथ ये जो जमाते इस्लामी पार्टी है इसकी अब तक की सबसे बड़ी ये उपलब्धि मानी जा रही है। आज तक इतनी सीटें जमाते इस्लामी पार्टी को
कभी नहीं मिली है। यहाँ पर आप देखोगे विनर भले ही बीएनपी बना है, लेकिन जमात पार्टी का भी नाम चारों तरफ चल रहा है। ये वही जमात पार्टी है जिसके ऊपर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि 1971 के टाइम पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो बांग्लादेश तो था नहीं, ठीक है। उसके बाद में 1971 का युद्ध हुआ जिसमें भारत का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, जिसके बाद बांग्लादेश नाम का नया देश उभर कर आया। तो उस समय पर भी कहा जाता है कि जमात के द्वारा पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट किया जा रहा था। कई बार इस पार्टी पर यह भी आरोप लगे हैं कि शरिया कानून को बार बार लागू करने की ये कोशिश करने की बात करती है और कोशिश करती भी है शरिया कानून लागू करने के लिए। महिलाओं का जो क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है वो इनकी पार्टी में ना के बराबर है। यहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर जो संसद है, ठीक है, बांग्लादेश में जो संसद है, अब आगे चल के वहाँ पर कितनी हिस्सेदारी महिलाओं की होगी वो तो नहीं पता, लेकिन अगर बात जमात पार्टी की होती तो जमात पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव जीत कर आती तो ये पूरी तरीके से तय था कि महिलाओं को तो कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का देखने को हमें नहीं मिलता। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक पर चलते हैं। शेख हसीना के 16 साल के शासन के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे थे, जो कि मैंने आपको बताया उस समय पर 15,000 से भी ज्यादा छात्र मारे गए थे, जिसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था और फिर मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है वो आकर के इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहे थे, जिसके बाद अब फाइनली आम चुनाव हुए थे। ये तो हो गई इस स्लाइड की बात। काफी सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी है, लेकिन इसी बीच जिस जमात पार्टी के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी उस जमात पार्टी का ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इस बार रिफॉर्म्स के बारे में और करप्शन को खत्म करने के बारे में बात करी है। मतलब अब तक जो जमात पार्टी शरिया के बारे में और इस्लामिक लॉज को लागू करने के बारे में बात करती थी, जिस जमात पार्टी पर बार बार आरोप लगते थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के, वो जमात पार्टी अब रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रही है और करप्शन को खत्म करने के बारे में बात कर रही है। इन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ में इस बार गठबंधन भी किया है। तो ये तो हो गई जमात पार्टी की बात। बीएनपी के बारे में भी मैंने आपसे बात करी, मैंने शेख हसीना के बारे में बात करी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जुलाई चार्टर के बारे में। जुलाई चार्टर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। सारा सिनेरियो समझने के बाद जब एक एक चीज़ को आप जोड़ोगे तो आपको एक और बात समझ में आएगी कि अभी कुछ समय पहले संविधान को बदलने के लिए रेफरेंडम भी न्यूज़ में चल रहा था। जब हमने देखा कि बड़े लेवल पर छात्रों का आंदोलन हो रहा था, उस समय पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो एक्टिव हुई ही थी, साथ ही साथ जो अंतरिम सरकार बनी वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतरिम सरकार जो चल रही थी, उन्हें भी पता था कि अगर हम अंतरिम सरकार चलाते वक्त इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देंगे, शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो सकता है। और इसी बीच न्यूज में आया जुलाई चार्टर, जो शब्द आपने कई बार न्यूज आर्टिकल्स में पढ़े भी होंगे। जुलाई चार्टर को ब्लूप्रिंट ऑफ चेंज भी माना जा रहा है, यानी कि बदलाव का एक ब्लूप्रिंट। ठीक है, 2024 में छात्रों और अंतरिम सरकार के बीच एक समझौते की तरह ये देखा जा रहा है। ये जुलाई चार्टर यानी कि एक समझौते की तरह देखा जा रहा है, जो कि छात्रों के बीच, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेन जो उसमें लोग थे उनके बीच में, साथ ही कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है बांग्लादेश में उनके बीच में, और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में एक समझौते की तरह है ये जुलाई चार्टर। चुनाव के साथ जनता ने इस चार्टर पर हाँ की मुहर लगाई थी, यानी कि इस चार्टर में जो भी चीजें लिखी हुई थी वो बातें जब जनता तक पहुंची तो जनता को भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आए, उन्हें पसंद भी आया, और जनता ने ये भी कहा कि हाँ, जुलाई चार्टर में जो भी चीजें हैं वो अगर बांग्लादेश में लागू होता है तो इसको हम भी समर्थन देंगे। इसका मकसद सिर्फ ये था कि भविष्य में किसी भी तरीके की डिक्टेटरशिप को पूरी तरीके से रोकना, क्योंकि शेख हसीना का जो टाइम पीरियड था, जो उनका टेन्योर था, धीरे धीरे इतने सालों तक शासन करने के बाद आखिरी में बिल्कुल डिक्टेटरशिप जैसा हो गया था वहां पर। ठीक है, नई सरकार को 180 दिनों में जितने भी रिफॉर्म्स है वो लागू करने होंगे। ये भी जुलाई चार्टर के बाद में न्यूज आया था कि भाई जुलाई चार्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें बोला जा रहा था कि जो सरकार चुनकर आएगी, जो सरकार अब आ चुकी है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, उस समय पर जब जुलाई चार्टर न्यूज में था उस समय कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो यही बात हुई थी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आगे चुनकर आएगी उनको 180 दिनों के अंदर जो रिफॉर्म्स है, जो सुधार है, वो सारे के सारे लागू करने होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सदन
एक सदन से दो सदन की यात्रा, इसका क्या मतलब है? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। किताबों के पन्ने जिस तरीके से खुलते हैं उस तरीके से एक एक पॉइंट खुल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा वो होगा यूनिकैमरल से बाईकैमरल की तरफ प्रस्थान। यानी कि आज तक बांग्लादेश का जो सदन है वो यूनिकैमरल हुआ करता था, एक सदन प्रणाली वहां पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो बाईकैमरल प्रणाली वहां पर देखने को मिलेगी, बाईकैमरल सिस्टम वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे आप इंडिया में देख रहे हो, इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है ना, दो सदन है ना, तो इंडिया में तो बाईकैमरलिज्म देखने को मिलता है। सेम इस तरीके से बांग्लादेश में भी अब बाईकैमरलिज्म हमको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ का जो लोअर हाउस है उसमें 350 सीटें होंगी, ठीक है, और अपर हाउस में 100 सीट्स होंगी। इंडिया में लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। सेम उस तरीके से यहाँ पर भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस होगा। अभी फिलहाल भारत में बाईकैमरल सिस्टम चल रहा है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अभी तक सिर्फ एक ही सदन है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब कोई भी राजा नहीं बन सकता। ये जो आपको ऊपर में हेडिंग दिख रही है इसके बारे में ये समझ लो, ये मेनली किंग की बात नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि राजाशाही की बात हो रही है, बात हो रही है प्रधानमंत्री की ही। होता क्या है कि बहुत सालों तक अगर एक ही व्यक्ति रूल करता रहे ना, तो लास्ट में जाकर इतना ज़्यादा वो पावरफुल खुद को समझने लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि वही राजा है, वो जो कहेगा वही होगा। तो राजा जैसा रूल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ 2 ही टर्म के लिए चुना जाएगा। आप लोग अमेरिका में जो सिनेरियो देखते हो थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया में तो टर्म लिमिट फिक्स है ही नहीं, कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर टर्म लिमिट सेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ठीक है, ये अब किया जाएगा। और इस बात को वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने भी सपोर्ट करा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शन चुनाव कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन पर इंडिया में कई बड़े बड़े आरोप लगे हैं, ठीक है, सेम उस तरीके से बांग्लादेश में भी इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं। अब बोला जा रहा है कि चुनाव जो होगा उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये चेंज क्या होगा? तो चुनाव से पहले सरकार रिजाइन कर देगी, और रिजाइन करने के बाद में केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। जो केयर टेकर गवर्नमेंट एक न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगी और वही अगला इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी जो है उस पर पूरा भार नहीं दिया जाएगा। केयर टेकर सरकार, चुनाव से पहले सरकार इस्तीफा देगी और उसके बाद न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगी, और ये केयर टेकर सरकार जो है ये चुनाव करवाएगी, ठीक है। ये सिस्टम चुनाव में धांधली को पूरी तरीके से रोकने के लिए करवाया जाएगा, और इसको लेकर के भी वहां की जनता ने हामी भरी है। मतलब इसका स्टेप क्या होगा वहां पर चुनाव का? पहले कार्यकाल खत्म होने से मतलब थोड़े टाइम पहले या कार्यकाल खत्म होने के बाद में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि मैक्सिमम टर्म जो है वो तो 2 साल किया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिजाइन करेगी मैक्सिमम टर्म पूरा होने के बाद, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगी, और यही केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से एक नया प्रधानमंत्री और उसकी सरकार आएगी। अमेरिका में भी राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म लिमिट ही होती है, हम सभी को ये पता है, ठीक है। अब एक और बड़ी चीज हुई है, यहाँ पर आर्टिकल 70 को हटाने की बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है। यहाँ पर आप हेडिंग देखो, आर्टिकल 70 का खात्मा, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 70। इंडिया में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, और यहाँ पर आर्टिकल 70 है। इन दोनों ही आर्टिकल्स का आपस में कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 70 और आर्टिकल 370 दोनों बिल्कुल अलग है। आर्टिकल 70 की अगर हम लोग बात करें तो ये बांग्लादेश में अब अबॉलिश कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि सांसदों को अपनी आवाज मिलेगी। होता क्या है कि जब कोई पर्सन, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूं, और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ चुकी हूं, और चुनाव लड़कर मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के ही दम पर जीत कर आई हूं। अब मुझे मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जीत कर मैं आई हूँ पार्लियामेंट में, अब मेरे को
उस पार्टी के द्वारा कोई बिल लाया गया, मतलब हमारी पार्टी के द्वारा मान लो कोई बिल लाया गया, अब उस बिल की चीज़ें, उस बिल के प्रावधान मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ भी मैं उठाऊँ कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ मैं कैसे आवाज़ उठा सकती हूँ? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझ पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी वजह से कई सांसद जो है वो आवाज़ उठाने से डरते हैं कि भाई जिनके समर्थन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ कैसे उठाएं। उस चीज़ पर यहाँ पर नज़र रखी गई, उस चीज़ पर यहाँ पर बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि आर्टिकल 70 का खात्मा करने से फायदा ये होना है कि जो पुराना नियम था जिसमें सांसद अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते थे, वो अब पूरी तरीके से पलट जाएगा। यानी नए नियम के तहत अगर किसी एमपी को यानी किसी सांसद को अपनी पार्टी लाइन से अलग होकर वोट करना है तो वो कर सकता है। इससे सांसद में रियल बहस होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, सांसद की अपनी एक इंडिविजुअल वॉइस खुलेगी, अपनी आवाज़ निकल कर आएगी। ठीक है, वो अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बदलाव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वन पार्टी डिक्टेटरशिप को रोका जा सके। बांग्लादेश डिक्टेटरशिप वाली स्थिति से जूझ चुका है, इस वजह से बांग्लादेश में अब कोई भी ऐसा चांस लेना ही नहीं चाहता कि आने वाले टाइम पे फिर से कोई आए और डिक्टेटरशिप हो वहां पर। ठीक है, अब इंटरनेट को लेकर क्या बातें हो रही है, देखो आजकल कहीं पर भी जब कुछ भी होता है ना तो तुरंत ही इंटरनेट शट डाउन, इंटरनेट बंद करो, है ना। क्योंकि इस सरकार का यही मानना होता है कि इंटरनेट की वजह से फेक न्यूज़ फैल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इंटरनेट शटडाउन से काफ़ी लोग बड़े ही परेशान रहते हैं कि थोड़ा भी प्रोटेस्ट करने चले तो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। तो जितने भी युवा प्रदर्शनकारी रहे उनकी शुरू से ही ये डिमांड थी कि इंटरनेट शटडाउन वाला जो सीन है उसको अब ना किया जाए, मतलब बात बात में इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन और जासूसी को रोकने के लिए कानून बने हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। इंटरनेट अब एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। डेटा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स में यानी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। एशिया के बाकी देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये सेट कर रहा है, क्योंकि एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में थोड़ा भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर युवाओं की बहुत समय से ये डिमांड थी और अब ये डिमांड जो है ये पूरी होती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नई सरकार जो बनी है इनके सामने क्या कोई चुनौती है या नहीं है? ये जो नई सरकार बनी है इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है, दक्षिण एशिया में जो पूरा दक्षिण एशिया है, पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जिन कंट्रीज़ में है उन कंट्रीज़ में से एक बांग्लादेश है। बेरोजगारी युवाओं में 13% हो चुकी है। घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार भी एक बहुत बड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है इसका मतलब उसका जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से तारिक रहमान की पार्टी क्या कहते हैं टैकल करेगी वो देखने वाली बात होगी, है ना। तो यहाँ पर तारिक रहमान ने क्या कुछ वादे किए हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा है, तो हाँ बिल्कुल तारिक रहमान का ये भी कहना है कि वो 50 मिलियन पेड़ लगाएंगे, ये वादा उन्होंने किया है। मतलब वो एफॉरेस्टेशन की दिशा में भी काम करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के काम होंगे, कैनाल्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, है ना, इरिगेशन मजबूत होगा, यानी इरिगेशन सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, खेती किसानी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। मतलब चारों तरफ से चीज़ों को बेहतर करने के लिए नई सरकार काम करने की कोशिश करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब भारत और बांग्लादेश के संबंध को लेकर के क्या कुछ न्यूज़ चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था। पहले तो खैर जब तक शेख हसीना थी तब तक सब ठीक था, लेकिन शेख हसीना जब हट गई उसके बाद में जब मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई फिर हमने देखा कि धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का झुकाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडिया के साथ में रिलेशन थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है और ये थोड़ा करके बहुत ही ख़राब अब तक होने लग गया था। ठीक है, भारत ने शेख हसीना को शरण दी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लग रही थी कि इन्होंने क्यों शरण दी है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम। उसके बाद में नई सरकार हसीना के प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन यानी कि रिटर्न को लेकर के मांग
कर सकती है। ये 100% इस चीज़ के चांसेस है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की डिमांड भारत के सामने आ सकती है, और अगर भारत ने मना किया तो फिर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। पीएम मोदी ने नए नेतृत्व से बात करके सकारात्मक शुरुआत करने की कोशिश तो की है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या कुछ होगा वो अभी पता नहीं है। यहाँ पर एग्जाम फैक्ट में एक आपको स्मार्ट नोट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है इंडिया बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैपिंग करते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगती है, और इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों में से सबसे लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ ही इंडिया की लगती है। ठीक है, 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है इंडिया का बांग्लादेश के साथ, है ना। अच्छा, क्या वहां पर माइनॉरिटीज सुरक्षित रहेंगे? अब सबसे बड़ा टेंशन, अभी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, खास करके हिंदू वहां पर माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है लेकिन बांग्लादेश में माइनॉरिटी है। अब वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिंदा जलाया गया, पेड़ से टांग दिया गया, है ना, मारा गया, पीटा गया। हिंदू खुद को वहां पर सुरक्षित नहीं समझ रहे। साथ ही और भी कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको करके अभी चर्चा ये हो रही है कि क्या वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। जमाते इस्लामी जो पार्टी है, इनका सत्ता में आना चिंता का विषय हो सकता है। पूरी तरीके से भले ही जमात पार्टी सत्ता में नहीं आई हो, लेकिन 68 सीटों के साथ ये उभर कर आई है, तो जमात पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल वहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ जमात पार्टी के रूल की वजह से हो सकता है? 2024 में छात्रों ने हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा करी थी। नई सरकार को कट्टरपंथियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, बिल्कुल उठाने होंगे, क्योंकि अभी की सिचुएशन में और 2-3 साल पहले की सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अच्छा, अब निष्कर्ष क्या है, आगे की राह क्या होगी, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? तो विल द रेवोल्यूशन बी सक्सेसफुल? जो कुछ भी अभी तक इतने दिनों से हुआ, इतने महीनों से हुआ, क्या इसके बाद ये जो नई सरकार चुनकर आई है ये कुछ अच्छा कर पाएगी? क्या ये सब कुछ सक्सेसफुल होगा? अगले 180 दिन बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स है ये बांग्लादेश की सरकार को 180 दिनों में इन रिफॉर्म्स में से ज़्यादातर चीज़ों को लागू करके दिखाना होगा। अगर रिफॉर्म्स लागू हो गए तो पूरे एशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आएगी। जनता को अपनी चुनी हुई सरकार पर नज़र भी रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि जनता ने सरकार को चुन लिया और निश्चिंत होकर बैठ गए कि अब तो सरकार संभाल लेगी, ऐसा नहीं है। सरकार क्या प्रावधान लेकर आ रही है, कौन सा बिल लेकर आ रही है, किस चीज़ पर काम कर रही है, किस चीज़ पर काम नहीं कर रही है, किस बारे में बात हुई थी, कौन सा वादा सरकार ने किया था वो पूरा कर रही है नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों पर जनता को खुद चेक करना होगा कि वो सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं तो फिर से सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी। आज की वीडियो से आपका जो कंक्लूजन है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वीडियो को सुनने के बाद? आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में ये सरकार सब कुछ संभाल पाएगी? क्या आने वाले टाइम में भारत और बांग्लादेश का रिलेशन बेहतर होगा, या फिर भारत बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही खराब होता चला जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या इस सरकार का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा, या फिर ये सरकार पूरी तरीके से न्यूट्रल होगी? अब आने वाले टाइम पे जो आर्टिकल्स होंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, वो मुझे आप ज़रूर बताएंगे। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कैरियर विल का बैच लेकर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रथम बैच अवेलेबल है, ठीक है, और ये प्रथम बैच लेकर के आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।